वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं, जो कि ग्रेजुएशन के सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का जो है 5 क्लास हो चुका है स्टूडेंट, यानी जिसमें आप लोगों का सिलेबस है और दो दो आपका मेजर क्लास होगा। ये आज आप लोगों को मॉडल पेपर जो है एक प्रैक्टिस सेट 2024 का मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट की वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य है। ठीक है, वस्त्र की कार्य क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए दिया है वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षण। ऑप्शन सी है आपका व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य क्या होता है स्टूडेंट। तो वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य क्या है? वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन से होता है। ठीक है, न कि वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षण से, न ही व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं वृद्धि करना। व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, इसका भी कोई मतलब इससे से कोई भी आपका संबंध नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि आज समाज में वस्त्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दिया है स्टूडेंट कि वस्त्र से व्यक्तित्व के निर्माण में सफलता मिलती है। दूसरा ऑप्शन है आपका समाज में उपयुक्त स्थान मिलता है। तीसरा ऑप्शन है आपका कि व्यक्ति सुंदर, आकर्षक एवं स्मार्ट दिखना चाहता है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर हो जाएगा कि देखिए आपके यहाँ पूछ क्या रहा है कि आज समाज में वस्त्र का महत्व अधिक बढ़ गया है, क्योंकि। तो इसमें क्या है, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि आज जो है समाज में सॉरी स्टूडेंट, देखिए आज समाज में वस्त्र का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो सुंदर, आकर्षक और स्मार्ट दिखना चाहता है। इसलिए क्या है, आज जो है प्रेजेंट टाइम में जो है वस्त्र का यानी कपड़े का जो है डिमांड जो है अधिक हो गया है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गर्मी के मौसम के लिए है। ठीक है, गर्मी के मौसम के लिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गर्मी के मौसम के लिए। तो आपका ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन ए है आपका कि गहरे रंग का सूती वस्त्र अच्छा रहता है। बी ऑप्शन है हल्के रंग का सूती वस्त्र अच्छा रहता है। सी ऑप्शन है रेशमी वस्त्र अच्छा रहता है, और डी ऑप्शन है कृत्रिम वस्त्र अच्छा रहता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए गर्मी अब क्या हो रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है ना स्टूडेंट। तो अब क्या होगा, सभी लोग क्या करेंगे, सूती कपड़े पहनना पसंद करेंगे। लेकिन सूती कपड़े में भी किस कपड़े को ज़्यादा वो अपने उपयोग में ला सकते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि सूती कपड़े में भी वो सबसे ज़्यादा जो अपने उपयोग में किसको ला सकते हैं स्टूडेंट? तो जो है हल्के रंग के सूती वस्त्र जो है अच्छा लगता है, यानी तीसरा का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्मी के लिए, गर्मी के मौसम के लिए कैसे कपड़े होने चाहिए? तो हल्के रंग का सूती वस्त्र अच्छा रहता है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है स्टूडेंट। तो 4 देखिए यहाँ पर कह रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आपका 4 क्या कर रहा है, कह रहा है कि फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फैशन और शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दे दिया है बालकों पर, दूसरा ऑप्शन दे दिया है प्रौढ़ों एवं वृद्ध व्यक्तियों पर, तीसरा ऑप्शन है युवक एवं युवतियों पर, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव जो है किस पर पड़ता है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा कि जो है
युवक एवं युवतियों पर जो है आपका मतलब फैशन का जो है अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट? याद रखिएगा कि आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव जो है किस पर पड़ता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव जो है युवक एवं युवतियों पर पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक मजबूत रेशा है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सबसे मजबूत रेशा किसका होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो सबसे मजबूत जो रेशा होता है वो किसका होता है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है रेयान, दूसरा ऑप्शन है रेशम, तीसरा ऑप्शन है कपास या सूती और चौथा ऑप्शन है ऊन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो सबसे ज्यादा मजबूत रेशा किसका होता है, तो याद रखिएगा कि सबसे मजबूत रेशा किसका होता है, तो कपास या सूती का होता है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन काल में लोग, ठीक है, प्राचीन काल में लोग जो है वो मतलब वस्त्र पहनते थे। प्राचीन काल में लोग वस्त्र पहनते थे क्योंकि उनको क्या करना था। तो पहला ऑप्शन आपका दे दिया है यहाँ पे कि वस्त्र से मौसम की भीषण मार से रक्षा होती थी। दूसरा ऑप्शन है शरीर सुंदर एवं आकर्षक दिखता था। तीसरा ऑप्शन है शर्म व लज्जावश से वे वस्त्र पहनते थे और चौथा ऑप्शन है सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्राचीन काल में लोग जो है वस्त्र पहनते थे क्योंकि उनको क्या था, वस्त्र से मौसम की भीषण भीषण मार से रक्षा होती थी। भीषण मार से रक्षा होने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि पहले जैसे गर्मी अधिक हुई, सर्दी अधिक हुई, तो वस्त्र ही क्या करते हैं, हमारा जो है शरीर की रक्षा जो है वस्त्र ही ना करते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न के उत्तर के अनुसार ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जादुई रेशा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 7वां आपका क्या है, जादुई रेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए है जूट के रेशे को, ऑप्शन बी है रेशमी रेशे को, ऑप्शन सी है ऊनी रेशे को और ऑप्शन डी है कृत्रिम रेशे को। स्टूडेंट याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो जादुई रेशा होता है वो किसको कहते हैं, तो कृत्रिम रेशों को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जादुई रेशा बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी 7वें का जो है वो आपका कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, आपका आंसर जो है डी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वस्त्रों की लघुत्तम इकाई है। ठीक है, वस्त्रों की लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है धागा, दूसरा ऑप्शन है रेशा, तीसरा ऑप्शन है ऐठन युक्त धागा और चौथा ऑप्शन ऐठन रहित धागा। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, आपको मतलब हमने जो है अभी क्लास, तो हाँ इसका क्लास तो अभी हुआ नहीं है स्टूडेंट, इसमें तो सिर्फ हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स पढ़ाए हैं। तो अब देखिए इसको जब डीपली अध्ययन हम आपको कराएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि देखिए जो है वस्त्रों की लघुत्तम इकाई कौन होती है, यानी यूनिट्स किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि रेशा को हम कहते हैं। वस्त्रों की लघुत्तम इकाई कौन होती है स्टूडेंट, तो आपका रेशा होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये सब आपके जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये आपका पिछले साल जो है क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्टूडेंट। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि वस्त्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है गृह सज्जा में, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है पहचान बनाने में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जो है वस्त्र का उपयोग जो है कहाँ पर करते हैं स्टूडेंट, तो आपका गृह सज्जा में भी होता है। ठीक है, आपका औद्योगिक क्षेत्र में भी होगा, आपका पहचान बनाने में भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चौथे का सॉरी 9वें का कौन सा आंसर सही होगा स्टूडेंट, तो 9वें का जो है आंसर आपका डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी में। ठीक है, इसको याद आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि वस्त्र वस्त्र उत्पादन हेतु रेशों से पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कि रेशों में खिंचाव तनाव को सहने की क्षमता होना, दूसरा ऑप्शन है रेशों की अत्यधिक लंबाई होना, तीसरा ऑप्शन है रेशों
की शीघ्रता से अपनी खोई हुई पूर्वाकृति को प्राप्त करना। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो मतलब यहाँ पे क्या है, वस्त्र उत्पादन हेतु रेशों से पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य है, तो इसका याद रखिएगा कि इसका कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, वस्त्र उत्पादन हेतु जो है रेशों से पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य क्या होता है स्टूडेंट, तो रेशों में खिंचाव तनाव को सहने की जो क्षमता होनी चाहिए, उससे जो है इसका तात्पर्य है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या पूछ रहा है, मानवकृत रेशों का निर्माण हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 16वीं शताब्दी में, दूसरा ऑप्शन है 19वीं शताब्दी में, तीसरा ऑप्शन है 17वीं शताब्दी में, और चौथा ऑप्शन है 20वीं शताब्दी में स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए मानवकृत रेशों का निर्माण जो है किस सन में हुआ है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 20वीं शताब्दी में, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं स्टूडेंट। देखिए आपका प्रत्यास्थता यानी एलास्टिसिटी का अर्थ है। ठीक है, एलास्टिसिटी का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है रेशो द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना। दूसरा ऑप्शन है रेशो द्वारा अपनी पूर्व आयतन यानी वॉल्यूम को प्राप्त कर लेना। तीसरा ऑप्शन है रेशो को आपस में सटने का गुण, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसका क्या होता है स्टूडेंट, प्रत्यास्थता माने इलास्टिसिटी का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी का जो अर्थ होता है रेशो द्वारा अपनी, ठीक है, रेशो द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 13 देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन 13 आपका क्या है कि सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है। ठीक है, किसमें जो है सबसे अधिक जो है आर्द्रता अवशोषक का गुण पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन दिया है रेयान में, ऑप्शन बी है नायलॉन में, ऑप्शन सी है कपास में, और ऑप्शन डी है आपका पॉलिएस्टर में स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉलिएस्टर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पॉलिएस्टर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए आपका है कि छोटे रेशो को कहा जाता है। ठीक है, छोटे रेशो को क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन दिया है आपका स्टेपल, दूसरा ऑप्शन है फिलामेंट, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि छोटे रेशे को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो छोटे रेशे को हम स्टेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेपल बोलते हैं। और बड़े रेशे को यानी लंबे रेशे को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो लंबे रेशे को ध्यान दीजिएगा कि फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंट किसको हम बोलेंगे, जो लंबे रेशे होते हैं। जैसे रेशम, जैसे आपका रेशम का रेशा क्या होता है, लंबा होता है ना स्टूडेंट, तो रेशम का रेशा जो लंबा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं स्टूडेंट। जितने भी लंबे रेशे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तनाव सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, तनाव सामर्थ्य क्या कहलाती है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन आपका दिया है रेशों के द्वारा दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है धागों द्वारा दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, और चौथा ऑप्शन है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी मिसिंग नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तनाव सामर्थ्य जो होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो उपरोक्त सभी कहलाता है। ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी आपका पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि रेशों के द्वारा दबाव व झटकों को सहने की क्षमता भी क्या होती है, तनाव कहलाती है। और दूसरा क्या है आपका धागों द्वारा दबाव व झटकों को सहने की क्षमता भी क्या होती है, वो तनाव सामर्थ्य कहलाती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा मेरी तबीयत नहीं सही है तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट आपका है कि बंधन क्षमता
का अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन है रेशों के आपस में सटने का गुण, दूसरा ऑप्शन है रेशों के शीघ्रता से पूर्वाकृति ग्रहण करने का गुण, तीसरा ऑप्शन है रेशों के शीघ्रता से अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त करने का गुण, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो बंधन क्षमता होता है वह क्या कहलाता है स्टूडेंट? बंधन क्षमता जो होता है वो आपका रेशों के आपस में सटने के गुण को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बंधन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंधन क्षमता बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 16 का जो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेशों की ज्वलनशीलता की माप की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जो ज्वलन टेस्टिंग होती है ना स्टूडेंट, जिसमें हम क्या है आग के द्वारा जलाकर रेशों का टेस्टिंग करते हैं, जैसे कपास का, ऊन का, ये सब के फाइबर जो होते हैं उनको हम जलाने पर टेस्टिंग जो करते हैं, तो उनकी माप किस में की जाती है? क्वेश्चन आपका यहाँ ये पूछा है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है? रेशों के घनत्व से, दूसरा ऑप्शन है रेशों के प्रत्यास्थता से, तीसरा ऑप्शन है रेशों के अनियमितता से, और तीसरा ऑप्शन है समय से। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा समय से। ठीक है, यानी रेशों की ज्वलनशीलता हम किस में नापते हैं? तो समय से, यानी ऑप्शन डी आपके यहाँ पे इसका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया है आपका रेशम के रेशों में, दूसरा ऑप्शन है लिनन के रेशों में, तीसरा ऑप्शन है कपास के रेशों में, और चौथा ऑप्शन है ऊन के रेशों में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो सबसे अधिक जो है प्रत्यास्थता जो है किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि ऊन के जो रेशे होते हैं उसमें सबसे अधिक क्या होता है? प्रत्यास्थता का गुण जो है पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं स्टूडेंट। तो आपका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19? तो सभी प्राकृतिक, इसमें क्वेश्चन आपका 19 क्या है स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि सभी प्राकृतिक रेशों में से सबसे लंबा, हल्का, आकर्षक एवं सुंदर रेशा होता है। ठीक है, सबसे लंबा, आकर्षक एवं सुंदर रेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन ए है आपका कपास, दूसरा ऑप्शन है आपका लिनन, तीसरा ऑप्शन है रेशम, और चौथा ऑप्शन है ऊन। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो है सबसे क्या पूछा है स्टूडेंट? देखिए आपको पूछा है कि सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा, हल्का, आकर्षक व सुंदर रेशा कौन सा होता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कपास के जो रेशे होते हैं वो लंबे नहीं होते हैं। कपास के रेशे को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अभी आपको हमने बताया, क्या बोलते हैं? स्टेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपल बोलते हैं। कपास के रेशे को हम क्या बोलते हैं? स्टेपल बोलते हैं। स्टेपल यानी जो है छोटा रेशा को हम क्या बोलते हैं? स्टेपल बोलते हैं। तो कपास का रेशा तो लंबा हो नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। अब क्या है, लिनन का भी रेशा क्या होता है? ये भी मतलब छोटा होता है और आकर्षक वाला नहीं होता है, यानी देखने में वो सुंदर नहीं लगता है, इसलिए इसका यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऊन का भी रेशा नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन जो है स्टूडेंट डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या है? ऑप्शन सी ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट। यानी जो सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे हल्का और लंबा रेशा किसका होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि रेशम का होता है। रेशम का जो रेशा होता है स्टूडेंट, या रेशमी वस्त्र हम देखते हैं ना, तो क्या होता है, हमको अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। रेशमी वस्त्र के रेशमी कपड़े के जितने भी वस्त्र होते हैं वो सुंदर होते हैं। ठीक है, और रेशम का ही रेशा जो होता है वो प्राकृतिक जगत में सबसे लंबा रेशा पाया जाता है। रेशम के रेशे को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फिलामेंट बोलते हैं। जो भी लंबे रेशे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो फिलामेंट बोलते हैं। इसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा, फिलामेंट। और जो छोटे रेशे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो उसको हम स्टेपल बोलते हैं। लंबे रेशे को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं, और छोटे रेशे को हम क्या बोलते हैं? स्टेपल बोलते हैं। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेशों के पहचान परीक्षण में सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण है। देखिए स्टूडेंट, अभी आपको हम टेस्टिंग वाला बात बता रहे थे ना कि ज्वलन परीक्षण होता है, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण होता है,
परीक्षण का मतलब क्या होता है कि जितने भी तरह के जो रेशे होते हैं उनको हम जला जला कर देखते हैं। अभी जैसे आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आप लोग की जो फाइल बनेगी स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा, सभी रेशों को यानी सूती वस्त्र को आपको जला कर देखना पड़ेगा कि वो जलती है तो फिर उसका राख कैसा होता है। ठीक है, सूती वस्त्र को जलाया जाता है तो उसकी स्मेल कैसी होती है, लीलन के वस्त्र को हम जलाते हैं तो उसकी राख कैसी होती है, उसकी स्मेल कैसी होती है। फिर उसी तरह से आपको ऊन को जलाया जाएगा तो उसका मतलब जो है राख कैसा होगा, उसकी स्मेल कैसी होगी। तो सब क्या है आपका परीक्षण में भी आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि रेशों के पहचान परीक्षण में सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका कि सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है बाह्य आकृति परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है आपका वस्त्र विदरण परीक्षण और चौथा ऑप्शन है स्याही परीक्षण। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि रेशों की पहचान में सर्वाधिक परीक्षण जो है किसका होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सूक्ष्मदर्शी परीक्षण को जो है सबसे अधिक जो है विश्वसनीय परीक्षण माना जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, देखिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि कपास के रेशे देखने में, ठीक है, कपास के रेशे जो है देखने में कैसे लगते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये सभी हम लोग तो देखे होंगे, कपास का पौधा भी आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट। तो कैसा होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि चमकीला, चिकना, सीधा सीधा कड़कीला लगता है। दूसरा ऑप्शन है आपका चिकना, चमकदार परंतु फुंजीदार दिखता है। तीसरा ऑप्शन है हल्का, लंबा, चमकदार व सुंदर लगता है। चौथा ऑप्शन है भद्दा, सख्त, खुरदरा और फुंजीदार दिखता है स्टूडेंट। तो देखिए जो है कपास जो है तो वो पहला ऑप्शन जिसे यहाँ पे आगे चमकीला, तो कपास का जो रेशा होता है वो चमकीला तो दिखेगा नहीं, चिकना भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, चिकना चमकदार, तो ये भी नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, हल्का तो है, लंबा नहीं है, क्योंकि कपास का रेशा अभी हमने आपको बताया कि कपास क्या होता है आपका छोटा रेशा होता है। छोटे रेशों को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो छोटे रेशों को भी हमने आपको बताया ना कि स्टेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेपल बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, छोटे रेशों को हम क्या बोलते हैं, स्टेपल बोलते हैं। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो कपास का रेशा होता है वो कैसा दिखता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि वह जो है आपका भद्दा, सख्त, खुरदुरा व पूंजीदार दिखता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन भी देखते चलिए और अच्छे से इसको पढ़ते चलिए स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशों में सर्वाधिक मजबूत रेशा होता है। पहला ऑप्शन है आपका कपास का, दूसरा ऑप्शन है लिनन का, तीसरा ऑप्शन है रेशम का और चौथा ऑप्शन है ऊन का स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखिए स्टूडेंट याद क्या दिया है स्टूडेंट आपका कि सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशों में सर्वाधिक मजबूत रेशा जो होता है वो किसका होता है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मजबूत रेशा किसका होगा, तो आपका रेशम का होता है स्टूडेंट। ठीक है, कपास का रेशा भी नहीं हो सकता, लिनन का भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ऊन का भी नहीं हो सकता, यानी ये सब जो है मजबूत सर्वाधिक नहीं होंगे, लेकिन रेशम जो है वो क्या है आपका मजबूत होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका, तो देखिए कपास के रेशे ताप के मतलब कितने ताप के मतलब कपास के रेशे ताप के क्या होते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है अच्छे संवाहक, दूसरा ऑप्शन है कुसंवाहक होते हैं, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन उपयुक्त ए और बी दोनों सही है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो है इसका जो है कपास के रेशे जो होते हैं ताप के क्या होते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो कपास के रेशे होते हैं वो ताप के क्या होते हैं, अच्छे संवाहक होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि रेशम को वस्त्रों पर क्षार का, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए स्टूडेंट रेशम के होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा रेशम के वस्त्रों
पर क्षार का, यहाँ पर को नहीं होगा के होगा, ठीक है। रेशम के वस्त्रों पर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया है स्टूडेंट, पहला फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा ऑप्शन है रेशे कमजोर हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है रेशे रंगहीन हो जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका कि रंग खराब हो जाते हैं तथा वे धीरे धीरे खुल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 का है। तो यहाँ पर कौन सा जो है आपका आंसर सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि रेशम के जो है वस्त्रों पर जो है क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो रेशम के जो वस्त्र होते हैं, अगर उनको मतलब क्षार में अगर रखा जाएगा तो रेशे जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, उनका रंग जो है खराब हो जाता है और वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। यानी आपका कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आपका ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा कि जो रेशम रेशम के वस्त्रों को छाट डालने पर क्या होगा, तो उनका रंग जो है खराब हो जाता है और वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका है स्टूडेंट कि अम्ल के प्रभाव से कपास के रेशे, ठीक है, अम्ल के प्रभाव से कपास के रेशे, यानी क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट कि अम्ल का जो है कपास के रेशे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है कि पहले रंगहीन हो जाते हैं और बाद में फिर घुल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका रेशे घुलते नहीं है बल्कि फूल जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है रंग खराब हो जाता है और फिर धीरे धीरे घुल जाता है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो है अम्ल का जो है कपास के रेशों पर क्या प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा कि जो है अम्ल का जो है कपास के रेशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पहले जो है रंगहीन हो जाते हैं और फिर बाद में क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 होगा स्टूडेंट। हाँ ये मिस प्रिंटिंग है, जिसे आप लोग मतलब सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका कौन सा है, 26 है स्टूडेंट। 26 यहाँ पर आप इसको बना लीजिएगा, 26 है। कपास के जलने पर क्या होता है स्टूडेंट। देखिए अभी आपको हम बता रहे थे ना कि जो टेस्टिंग होता है वो क्या होता है, जलाकर सूंघकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन दिया है, ठीक है, होती होगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, कागज जलने जैसी गंध आती है और राख काली गोलाकार फुसफुसी दरदरा और कुरकुरी होती है। तीसरा ऑप्शन है कागज जलने जैसी गंध आती है और राख जो है धूसर रंग की और हल्की और फुरफुरी हो जाती है। और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जब मतलब कपास को जब हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, उसमें कागज जैसी जो है गंध आती है और फिर क्या होता है, राख जो है धूसर रंग की और हल्की व फुरफुरी हो जाती है। यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी आपका सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो कपास को जलने पर क्या होता है, तो वो कागज जैसी हल्की हो जाती है, यानी उसका वेट जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है स्टूडेंट आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऊन के रेशों में सिलवट, ठीक है, ऊन के रेशों में सिलवट जो है कैसे पड़ती, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि शीघ्रता से पड़ती है, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, शीघ्रता से पड़ती है। दूसरा ऑप्शन है शीघ्रता से नहीं पड़ती है। तीसरा ऑप्शन है देरी से पड़ती है तथा इन्हें हटाने के लिए इस्त्री करना जरूरी हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है बिल्कुल नहीं पड़ती स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ऊन के जो रेशे होते हैं तो उनमें सिलवट कैसे पड़ती है या नहीं पड़ती, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग स्वेटर पहनते हैं ना स्टूडेंट, तो आप लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस, जब इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो जो ऊन का जो रेशा है स्टूडेंट, तो ऊन के रेशे में क्या, सिलवट का मतलब क्या, सिकुड़न, ठीक है, सिलवट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सिकुड़न। तो ऊन के रेशे में तो बिल्कुल जो है सिलवट नहीं पड़ती है, यानी ऑप्शन
जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28 क्वेश्चन आपका है कि रेसे तोड़ परीक्षण में रेयान के टूटे हुए सिरे जो है क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका स्टूडेंट की सूक्ष्म, महीन, चमकदार, चिकने व कांतिमय दिखते हैं। दूसरा ऑप्शन है पेड़ की डालियों से निकली हुई अनेक शाखाओं के समान दिखते हैं। तीसरा ऑप्शन है घुमाव लिए हुए लहरदार तथा सर्पीला दिखते हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो जो रेसे तोड़ परीक्षण में रेयान के टूटे हुए सिरे जो है कैसे 18 क्या है स्टूडेंट आपका, रेसे तोड़ परीक्षण में रेयान के टूटे हुए सिरे क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वह क्या होते हैं स्टूडेंट, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, पेड़ की डालियों से निकली हुई अनेक शाखाओं के समान क्या होते हैं, वह दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट रेयान का रेशा। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, रेयान का रेशा है क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका कि गीली अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है। दूसरा ऑप्शन है सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है। तीसरा ऑप्शन है गीली व सूखी इन दोनों अवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो रेयान का जो है रेशा जो होता है स्टूडेंट, तो उसका जो है प्रभाव कहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब होगा, याद रखिएगा कि वह जो है सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि सूखी अवस्था में क्या होता है, रेयान का रेशा जो होता है अधिक शक्तिशाली होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए स्टूडेंट है आपका कि नमी परीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका रेशमी वस्त्रों पर। दूसरा ऑप्शन है लिनन व सूती वस्त्रों पर। तीसरा ऑप्शन है ऊनी वस्त्रों पर। और चौथा ऑप्शन है नायलॉन के वस्त्रों पर। याद रखिएगा स्टूडेंट जो नमी परीक्षण होता है वह किस पे किया जाता है स्टूडेंट, नमी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि गीलापन, मतलब गीलापन जो है मतलब कौन सा वस्त्र जो है ज्यादा मतलब सोखता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न के अनुसार जो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि नमी को सबसे ज्यादा सोखने की क्षमता जो है किसमें होती है, तो आपका लिनन एवं सूती वस्त्रों में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नमी यानी आर्द्रता। ठीक है, तो नमी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता था स्टूडेंट आर्द्रता करके। ठीक है, नमी या क्या हो जाता है स्टूडेंट आर्द्रता करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नमी या आर्द्रता जो परीक्षण है वो किस पर किया जाता है, तो लिनन एवं सूती वस्त्रों पर किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट होली का फेस्टिवल था, आप लोगों ने बहुत इंजॉय करके होली सेलिब्रेट किया होगा। तो अब क्या है, अब आप लोग अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में ले जाइए क्योंकि आपका एग्जाम जो है जून तक होने की संभावना है। तो अब आपके पास क्या है समय का अभाव रहेगा, इसलिए आप लोग डेली का डेली लेक्चर देखिए और डेली का डेली क्लास जो है आप लोग उसको राइट डाउन कर लीजिए। जो भी हम प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराते हैं स्टूडेंट, तो उसको आप लोग मतलब 2 से 3 बार आप वीडियो देख कर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखने का है तो आप लोग खाली 3-4 बार एक ही वीडियो को आप लोग सुन लेंगे तो भी मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 31 पर हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वानस्पतिक रेशों का मौलिक संरचना होती है। ठीक है, वानस्पतिक रेशों का मौलिक संरचना क्या होती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका नाइट्रोसेलुलोज, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है सेलुलोज, चौथा ऑप्शन है पॉलिएस्टर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो मौलिक संरचना होती है स्टूडेंट वो क्या है, तो याद रखिएगा कि जो वानस्पतिक रेशे होते हैं वो किसके बने होते हैं स्टूडेंट, तो सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा कि वानस्पतिक रेशों की मौलिक संरचना क्या होती है, तो सेलुलोज होती है। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है आपको
कि वस्त्र की मूल इकाई क्या होती है। पहला ऑप्शन है रेशा, दूसरा ऑप्शन है सूत, तीसरा ऑप्शन है यार्न और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि वस्त्र की मूल इकाई क्या होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि वस्त्र की मूल इकाई क्या होती है, रेशा होती है। ठीक है, वस्त्र जो है किससे मिलकर बनता है, तो कई रेशे जो है आपस में जुड़कर क्या करते हैं, वस्त्र का निर्माण करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे, दूसरा ऑप्शन है जानवर जगत से प्राप्त रेशे, तीसरा ऑप्शन है मानव निर्मित रेशे और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्या क्वेश्चन आपको पूछ रहा है स्टूडेंट कि वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रश्न ही यहाँ पर ऐसे है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पतिक जगत से प्राप्त रेशे को हम क्या बोलते हैं, वानस्पतिक रेशे बोलते हैं। वनस्पतिक जगत यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे को हम क्या बोलते हैं, वानस्पतिक रेशे बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन है कपास के रेशे पौधे से, दूसरा ऑप्शन है फ्लैक्स के पौधे से, तीसरा ऑप्शन है जूट के पौधे से और चौथा ऑप्शन है कैनेबिस सटाइवा के पौधे से। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो लिनन का रेशा होता है वो कैसे किससे प्राप्त होता है स्टूडेंट, तो हमने आपको अभी जब ये क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर यानी जो है रेशों का वर्गीकरण, जब अभी आपको छोटा सा एक वीडियो हमने दिया था 12 मिनट का, तो उसमें हमने आपको क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि जो लिनन का रेशा होता है तो कैसे किससे मिलता है, तो लिनन के रेशा जो होता है वो क्या है, तने से मिलने वाले रेशे को हम क्या बोलते हैं, लिनन का रेशा बोलते हैं। और लिनन का रेशा जो किससे मिलेगा आपका, तो फ्लैक्स के पौधे से मिलता है। किससे मिलता है स्टूडेंट, फ्लैक्स के पौधे से मिलता है। कपास के रेशे को हमने क्या बताया था स्टूडेंट, उसमें कि बीज वाले रेशे, क्या बताए थे स्टूडेंट, उसमें हमने आपको बीज वाले रेशे जो है किससे होते हैं, तो कपास था उसमें। ठीक है, तने वाले में क्या था स्टूडेंट, आपका तने का रेशा में क्या बताया था स्टूडेंट आपको कि वो आपका क्या हो जाएगा, लिनन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिनन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। आइए देखिए 35 क्या है स्टूडेंट, 35 आपका दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या है, तो 35 दे रहा है स्टूडेंट आपको कि कपास के रेशे को कहा जाता है। ठीक है, कपास के रेशे को कहा जाता है या कपास को कहा जाता है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है, बीज वाले रेशे, दूसरा ऑप्शन है तने वाले रेशे, तीसरा ऑप्शन है पत्ते वाले रेशे और चौथा ऑप्शन है छाल वाले रेशे। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट, जब क्लासिफिकेशन बताया था उसी समय अभी तुरंत भी हमने बताया कि जो कपास का रेशा होता है तो कैसा रेशा होता है, तो बीज वाला रेशा होता है। और तने वाले रेशे में कौन सा आता है स्टूडेंट, तो तने वाले रेशे में आपका आता है लिनन आता है, वो कैसा रेशा है स्टूडेंट, तो बीज वाला रेशा है। ठीक है, यानी पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पिन्ना प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है स्टूडेंट, कि पिन्ना जो है प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, पिन्ना जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है नारियल की छाल से, दूसरा ऑप्शन है अनानास की पत्तियों से, तीसरा ऑप्शन है कापोक के फल से और चौथा ऑप्शन है आपका पत्तियों की सीसल की पत्तियों से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ब हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है तो आप लोग इसको भी सुधार लीजिएगा। पहला ऑप्शन हमने क्या बताया, नारियल की छाल से, दूसरा ऑप्शन है अनानास की पत्तियों से, तीसरा ऑप्शन है कापोक के फल से और चौथा ऑप्शन है सीसल के पत्तियों से। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो पिन्ना होता है वो किससे हमको मिलता है स्टूडेंट, तो पिन्ना जो है अनानास के पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। अनानास जो पाइन एप्पल होता है ना स्टूडेंट, उसकी पत्तियों से क्या होता है, पिन्ना को प्राप्त किया जाता है। पिन्ना क्या है, ये भी आपका एक तरह का रेशा होता है जिससे कि वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है चट्टानों से, दूसरा ऑप्शन है पौधों से, तीसरा ऑप्शन है जानवरों से, चौथा ऑप्शन है प्रयोगशाला में तैयार करके। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि एस्बेस्टस के जो रेशे होते हैं वो किससे पाए जाते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वह क्या होते हैं, चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे स्टूडेंट, तो चट्टानों से जो है एस्बेस्टस के रेशे जो है प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है आपका,
36 क्वेश्चन है कि रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, रेशम के कीड़े से, दूसरा ऑप्शन है जानवरों के बाल से, तीसरा ऑप्शन है अनानास की पत्तियों से, और चौथा ऑप्शन है सन के तने से। स्टूडेंट तो देखिए रेशम का रेशा जो है किससे प्राप्त किया जाएगा स्टूडेंट, तो रेशम के कीड़े से, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। जानवरों के बाल से कौन सा रेशा बनता है स्टूडेंट, तो ऊन बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, ऊन बनता है। और अनानास की पत्तियों से, तो अभी हमने आपको बताया कि अनानास की पत्तियों से हम क्या प्राप्त करते हैं, किसका रेशा, तो पिन्ना का रेशा जो होता है अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका कि जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, कंट्री के बारे में पूछ रहा है कि जो जूट का उत्पादन होता है वह किस कंट्री में होता है, या कौन सा देश जो होता है जूट का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा करता है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है चीन में, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका में, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश में। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जो जूट का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक जो होता है किस देश में होता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा मतलब उत्पादन कौन सा देश करता है, तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश करता है। कौन सा देश करता है, बांग्लादेश करता है। और उसी तरह से आपको क्वेश्चन अगर यहाँ पे दिया जाए कि कपास का जो जन्मदाता किसे कहा जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कपास का जो जन्मदाता देश कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कि भारत होता है। कौन सा है, भारत को क्या कहते हैं, कपास का जन्मदाता कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट कि कोयार प्राप्त किया जाता है नेटल के तने से, कपास के बीज से, जूट के तने से, नारियल की छाल से। स्टूडेंट तो कोयार जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है स्टूडेंट, तो आपको हमने बताया था कि नारियल की छाल से जो होता है कोयार प्राप्त किया जाता है। कपास के बीज से क्या होता है, कपास का पौधा प्राप्त होगा स्टूडेंट। ठीक है, नेटल से क्या होता है, नेटल के तने से, और जूट के तने से, ये क्या है, ये सब आपके तने वाले जितने भी रेशे होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट कि वनस्पतिक संबंधी रेशों का निर्माण के माध्यम से होता है। वनस्पति संबंधी रेशों का निर्माण, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, सेलुलोज ही होगा। ये खाली जगह भरने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कपास का पौधा होता है, यानी यहाँ पर लंबाई पूछ रहा है, तो 2 से 3 फुट तक ऊंचा, 3 से 4 फुट तक ऊंचा, 4 से 5 फुट और 5 से 6 फुट। याद रखिएगा कि जो कपास का जो पौधा होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि उसकी जो लंबाई होती है 2 से 3 फुट तक होती है, यानी ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि कौन सा रेशा वृक्ष के फल के रूप में प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है लिनन, दूसरा ऑप्शन है जूट, तीसरा ऑप्शन है कापोक, और चौथा ऑप्शन है कोई। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो आपका कापोक रेशा जो होता है वो वृक्ष के फल के रूप में प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए और उन्हें बताइए कि यहाँ पे क्या है, को करिकुलर के साथ साथ आपका मेजर होम साइंस का भी पेपर चलता है स्टूडेंट। और एक बार आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो को करिकुलर के साथ साथ आप मेजर होम साइंस की भी क्लास यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, को करिकुलर आप लोगों का इस साल आपका क्या है, तो इस साल आपका को करिकुलर जो है आपका फर्स्ट एड, ठीक है, एंड फर्स्ट एड एंड हेल्थ है स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, ये आपका क्या है सेकेंड सेमेस्टर का को करिकुलर का पेपर स्टूडेंट। क्या है, सेकेंड सेमेस्टर का को करिकुलर का पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जिसकी क्या है आपकी 85 वीडियो आप लोगों का 85 के लगभग या 85 प्लस वीडियो जो है आप लोगों का यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो कि रेड कलर का जो थंबनेल है स्टूडेंट। ठीक है, रेड कलर का, याद रखिएगा कि जो रेड कलर का जो थंबनेल है वो आपके वीडियो का है। ठीक है, और कितना टोटल वीडियो है आपका 85 है,
स्टूडेंट। तो आप लोग यहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट से, किससे देखेंगे स्टूडेंट, प्ले लिस्ट से पर जाकर, ठीक है। प्ले लिस्ट पे जाकर जो रेड कलर का थंबनेल है वहां से जाकर आप लोग अपने सेकेंड सेमेस्टर की को करिकुलर की क्लास वहां पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, आपको चैप्टर के साथ पढ़ाया गया है स्टूडेंट, हाँ, और हर चैप्टर से आप लोगों को एमसीक्यू भी करा दिया गया और अभी क्या है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी हमने डाल दिया है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग यहाँ चैनल से जुड़िए स्टूडेंट, ठीक है, ताकि वो भी अपना जो है को करिकुलर की तैयारी जो है बेहतर कर सके, उनको भी कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ना हो स्टूडेंट। चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, तो चैनल का नाम याद रखिएगा कि एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम है, ठीक है। चैनल का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट, एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम है। तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पर या गूगल पर कहीं भी आप सर्च करेंगे, ये चैनल का पूरा नाम एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम है और इसको जाकर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी आगामी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट की मतलब क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर आपका 43 हो गया था। अब हम 44 की बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, किस पौधे की ऊंचाई 40 से 8 इंच तक होती है। पहला ऑप्शन है जूट का पौधा, दूसरा ऑप्शन है लिनन का पौधा, तीसरा ऑप्शन है कपास और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो लिनन का पौधा जो होता है वो क्या है, 40 से 60 इंच तक की होती है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है स्टूडेंट, तो नाइट्रोसेल्यूलोज संबंधित रेयान का निर्माण किस सन में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है 1880, ऑप्शन बी है 1884, ऑप्शन सी है 1882 और ऑप्शन डी है 1886। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जो ये मतलब जो है नाइट्रोसेल्यूलोज संबंधित रेयान का निर्माण जो है किस सन में हुआ था स्टूडेंट, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे है 1884 ईस्वी में हुआ था स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि ढाका का मलमल का निर्माण होता था। पहला ऑप्शन है कपास के रेशों से, दूसरा ऑप्शन है सिल्क के रेशों से, तीसरा ऑप्शन है लिनन के रेशों से और चौथा ऑप्शन है नायलॉन के रेशों से। तो याद रखिएगा कि ढाका का मलमल का निर्माण किससे होता था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आपका क्या है, कपास के रेशों से होता था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि देखिए अभी क्वेश्चन हमने आपको बताया था ना कि कपास का जन्मदाता देश किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसको ऐसे पूछा है कि कपास के रेशों का मूल उद्गम स्थान है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है आपका भारत, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, ठीक है स्टूडेंट, इसको ब बना लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि क्या है स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत को हम क्या बोलते हैं, कपास के रेशे का उद्गमन स्थान बोलते हैं या जन्मदाता बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे है निम्नांकित में से किन रेशों का विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है। निम्नांकित में से किन रेशों को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कपास के रेशे को, दूसरा ऑप्शन है रेशम के रेशे को, तीसरा ऑप्शन है रेयान के रेशे को और चौथा ऑप्शन है नायलॉन के रेशे को। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, किस रेशे को हम विश्व व्यापी रेशा कहते हैं, तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कपास के रेशे को, ठीक है। किसको कहते हैं स्टूडेंट, कपास के रेशे को हम क्या कहते हैं, विश्वव्यापी रेशा बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कपास उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थान है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। स्टूडेंट याद रखिएगा कि कपास उत्पादन के क्षेत्र में सर्वाधिक स्थान पर कौन सा देश है हमारा स्टूडेंट,
तो भारत है। कौन सा देश है? भारत है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड और इस मॉडल पेपर का जो है आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि आखिरी क्वेश्चन जो है आपका ये है कि कपास की खेती के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है बलुई मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है भुरभुरी और चिकनी मिट्टी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि कपास की खेती के लिए क्या होती है? काली मिट्टी की आवश्यकता जो है अधिक होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आज आप लोगों का 50 क्वेश्चन जो है टेक्सटाइल यानी पार्ट ए। ठीक है, ये किसका था स्टूडेंट? आपका क्या है? पार्ट ए वाला भाग का था। ठीक है, पार्ट ए से संबंधित जितने भी चैप्टर थे स्टूडेंट उसका आपका ये मॉडल पेपर था। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट। और प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या करना है स्टूडेंट? लाइक कर दिया करिए और शेयर करना भी मत भूला करिए स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर आप बताया करिए कि आपको क्लास जो है कैसी लगी स्टूडेंट। कमेंट जरूर किया करिए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। हाँ, तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास जो होगी स्टूडेंट क्या होगी? अब आप लोगों की क्लास जो है अब चैप्टर से चलेंगी स्टूडेंट। ठीक है, जिसमें आप लोगों का भी पार्ट बी भी हम स्टार्ट कर दिए और पार्ट ए भी। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम। थैंक यू।